हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 13 यानी वेरिएशन का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे वेरिएशन में मैंने वो सारा सोल्व कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उन सभी क्वेश्चनों को पहले देखिए, उन सभी वीडियो को देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ये मेरा पार्ट 8 वीडियो बनने जा रहा है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बनाया गया है ताकि आप खूब आसानी से देखकर समझ सकते हैं एकक सम्स को। बेसिक कंसेप्ट भी बताया गया है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं, विजिट किए हैं, तो सबसे पहले जाकर इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को देखिए। उसके बाद आप इस चैप्टर को मैंने इन सभी सम्स को आप देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ पाइएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आपका 30 से 35% सिलेबस कम कर दिया है। और इसी दौरान आपका जो चैप्टर आने वाला है इस बार के सिलेबस में यानी मेंसुरेशन का मैं बता रहा हूं, क्षेत्रमिति का चैप्टर नंबर 8 मैंने सोल्व किया। एकक सम्स प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद गोलक जो माथा को गोल करता है उसका मैंने एकक सम्स सोल्व कर दिया। यदि आपको उसके किसी भी सम्स में प्रॉब्लम है तो पार्ट वाइज वीडियो बनाया गया है, प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका शंकु वो बर्थडे वाला, ये जैसे बर्थडे वाला जो होता है उसका भी मैंने एकक सम सोल्व किया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने चैप्टर 5 का यानी 5.1, 5.2, 5.3 का एकक सम्स, एक भी सम्स मैंने नहीं छोड़ा हूं। आप जाके उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। 90 से 100% के बीच में आपका नंबर आ सके। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम आज के जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं और इसे सोल्व करते हैं बहुत ही इजी ट्रिक से। देखिए सवाल क्या दिया गया है, 8 नंबर की 15 प्रतिशत देखिए यहां पर मैंने छोड़ दिया हूं 5 होगा। 5 दिन में क्या होगा, 15% 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती कर पाते हैं। परिवर्तन सिद्धांत यानी वेरिएशन का प्रयोग करके बताए कि 10% 12 बीघा जमीन में खेती करने के लिए कितने दिन उन्हें लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कृषक, दिन और बीघा, यही 3 आपको राशि दी गई है। कृषक में सबसे पहले 15, दिन में 5 है और बीघा में क्या है 18, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखिए फिर कृषक में आपका 10, दिन हमें नहीं दिया गया है, दिन ही हमें निकालना है, आंसर आपका दिन में ही आएगा। और बीघा हमारा क्या है 12 बीघा मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा, देखेंगे पहले माना कृषक यानी आपका किसान होता है, फार्मर होता है। कृषक के दिन भी एवं बीघा सी है। ठीक है, यानी एबीसी मान लिया मैंने। ए आपका कृषक हो गया, बी दिन हो गया और बीघा क्या हो गया सी हो गया। तो अब इसमें हम संबंध देखते हैं क्योंकि जो ये परिवर्तन वाला जो चैप्टर है, वेरिएशन जो चैप्टर है, इसमें संबंध देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो वेरिएशन में कितने तरह के वेरिएशन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले संबंध हम देख लेते हैं कृषक और दिन में संबंध कैसा है। तो देखिए कृषक क्या हो रहा है, 15 कृषक है तो उन्हें 5 दिन का समय लग रहा है। अब कितने कृषक हो गए 10, तो आपका दिन क्या होगा बढ़ जाएगा। दिन क्या होगा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई एक काम है जिसको 15 कृषक यानी 15 किसान 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अब उसी काम को करने के लिए 10 किसान कर दिया गया। कितने किसान कर दिया गया 10 किसान। तो जाहिर सी बात है कि दिन क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा दिन लगेंगे उसको पूरा करने में, क्योंकि किसान कम हो गए हैं, काम करने वालों की संख्या क्या हो गई है कम हो गई है। तो आप देख रहे हैं
कि जब ये ज्यादा से कम हो रहा है तो ये कम से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो जब ऐसे संबंध होते हैं तो इस तरह के संबंध यानी एक बढ़ता है तो एक घट जाता है, एक घटता है तो एक बढ़ जाता है। जब इस तरह के सिद्धांत होते हैं, इस तरह के आपस में संबंध होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन यानी विलोम परिवर्तन बोला जाता है। तो अब तो हमें पता चल ही गया है, हम लिख सकते हैं। इसलिए कृषक और दिन में विलोम संबंध की जगह पे आप परिवर्तन लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। विलोम परिवर्तन माने क्या होता है, बदलाव, यानी एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, परिवर्तन है। तो विलोम परिवर्तन यानी इनवर्स वेरिएशन को दिखाने के लिए देखिए, ये कृषक मैंने ए माना था, मैंने ए लिखा प्रोपोर्शनल, और ये जो दिन हमारा बी है इसको 1 में क्या लिख देंगे, बी। ये शो कर रहा है कि इसमें इन दोनों में कैसा संबंध है, इनवर्स वेरिएशन का संबंध है, विलोम संबंध है। अब चलिए इसी तरह कृषक को बीघा से हम लोग तुलना करके देख लेते हैं कि इन दोनों में कैसा संबंध है। आपको याद रखना है कि जब इस तरह के 3 चीजें यानी 3 राशि दी रहेगी तो उसमें एक ही का संबंध हम लोग दोनों के साथ देखेंगे। एक बार कृषक का मैंने दिन से देख लिया, फिर कृषक का ही आपको बीघा से देखना पड़ेगा, ठीक है, आसान भी है। तो चलिए देखिए, 15 कृषक है तो 18 बीघा काम हो रहा है, 10 कृषक है तो 12 बीघा काम हो रहा है, ठीक है, खेती का। तो देख रहे हैं कि ये पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, तो ये भी पहले ज्यादा था और क्या हो गया, कम हो गया। माने एक ही तरह का संबंध, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो जब इस तरह के संबंध दिखता है, इस तरह के परिवर्तन दिखता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए कृषक और बीघा में सरल परिवर्तन लिख दीजिए, यानी डायरेक्ट वेरिएशन परिवर्तन है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कृषक के लिए मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, प्रोपोर्शनल दिया यानी समानुपात, और बीघा के लिए मैंने क्या लिखा, सी। तो इसके पहले के सम्स में मैं आपको बताया हूं कि जब एक ही चल राशि अलग अलग चल राशियों के साथ अलग अलग संबंध दिखाता है तो उसको हम लोग ज्वाइंट वेरिएशन में लाते हैं, यानी यौगिक परिवर्तन में लाते हैं। तो इसको भी हम लोग यौगिक परिवर्तन में लाएंगे, तब तक आप इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जगह नहीं है, फिर मैं इसको इरेज करके ऊपर करूंगा। अगर हम लिख देंगे कि चूंकि यौगिक परिवर्तन द्वारा क्या हो जाएगा, देखिए यौगिक परिवर्तन यानी ए का जो संबंध था इन दोनों के साथ अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, बी नीचे है ना, तो चलिए ये लाइन डाल दिया, बी नीचे ही रहेगा, और सी देखिए इसके ऊपर लिख दिया। तो ये इसमें यौगिक परिवर्तन में एक का ऐसा संबंध हुआ, ठीक है, तो आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे भी इसको देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने में। लाइक भी जरूरी है, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको लिख सकते हैं हम, वो और मैंने दिया ए, ये जो प्रोपोर्शनल है बराबर बन जाता है, एक के मैंने ले लिया कांस्टेंट को, और सी बाई क्या लिख दिया, बी, यहाँ पे लिख दिया, चूंकि के इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट यानी बीसी लिख दीजिए आप, ठीक है, जगह बच जाता है, आप तो जानते ही हैं। अब चलिए ये ऐसा हुआ, ओके। अब हमें क्या करना है कि अब देखना है कि आपका ए बराबर, शुरुआत में क्या दिया है, फर्स्ट में ए बराबर आपका 15 है, बी बराबर क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है,
और C बराबर आपका क्या हो जा रहा है 18 हो जा रहा है। अब इन सभी मान को हम इसमें पुट अप करेंगे। इसमें A बराबर K C बाई क्या हो जाएगा B। ठीक है, ये आप समीकरण 1 इसको लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण क्या मिल गया है 1 मिल गया है। तो समीकरण 1 में इसके मान को हम पुट अप करेंगे। तो चलिए इधर कर लेते हैं कि A का मान कितना आया है मेरा 15 बराबर B का मान K आपका हो गया। उसके बाद C का मान कितना है 18 और B का मान जो है आपका 5 है सॉरी। तो देखिए A का जो मान है मैंने यहाँ पे लिखा, एकदम ध्यान से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए। A का मान क्या हो गया 15 लिख दिया। फिर B का मान देखिए यहाँ पे 5 था और B कहाँ था नीचे में था, तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया इसका मान। और ये आपका जो C है C का मान 18 था, मैंने ये 18 लिख दिया। और यहाँ से K का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कोई किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये अब देखिए ये एक केस बना हुआ है कि K है किसके साथ, ये लग रहा है कि सही बटा में है। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सही बटा में नहीं है, बल्कि K का गुणा 18 के साथ है। इसको हम ऐसे लिख देंगे और आपको क्लियर समझ में आएगा। 18 के बाई क्या लिख देंगे 5, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए और ये क्या होगा इसके साथ अगर गुणा होगा तो ये क्या हो गया 18 के बराबर 15 गुणे 5, यानी OR के बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 बाई 18। हम इसको काटेंगे, देखिए 18 और 15 3 से कट रहा है, 3 5 15 3 6 18 और इसको करेंगे तो 25 बाई क्या हो जा रहा है 6, यानी K का मान हमारा क्या आ गया 25 बाई 6 आ गया। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके अगले स्टेप पर जाएंगे। K का मान हमारा 25 बाई 6 आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है उसको समझ लीजिए आप बहुत आसानी से। अब देखिए फिर चूंकि फिर A बराबर आपका क्या मान मिल जा रहा है 10 और ये जो B हम लोग माने थे B हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। और C बराबर हमारा क्या मिल जा रहा है 12 मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब इस मान को हम बैठा देंगे अपना समीकरण 1 में। हमारा समीकरण 1 क्या था आपको याद है, समीकरण 1 हमारा था कि A बराबर K C बाई B, यही हमारा समीकरण 1 था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे इसके मान को पुट अप कर देंगे। ओके, तो चलिए मान पुट अप करते हैं। A का मान क्या दिया हुआ है 10 बराबर K का मान अभी हम निकाल लिए हैं 25 बाई क्या हो गया 6। चलिए इसके बीच में कैसा संबंध है ये ध्यान देना है। यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, समझ में नहीं आता उन्हें। यहां पर इन दोनों के बीच में इनटू का संबंध है, गुणा का संबंध है, तो मैंने गुणा दे दिया, इनटू का साइन दे दिया। C का मान क्या है 12 और B का मान हमें कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर BA लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए OR दिए। अब देखिए ये इससे कट गया कितने दान में 2 दान में कट गया और ये दोनों गुणा हो जाएगा, यानी 10 बराबर क्या आएगा 25 गुना 50 बाई क्या हो गया B, और ये क्रॉस गुणा होगा B के साथ तो क्या हो जाएगा OR मैंने किया 10B हो जाएगा। समीकरण में आप जानते हैं कि क्रॉस गुणा होता है, यानी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए इसके नीचे 1 हो गया, 1 का गुणा 50 के साथ, B का गुणा 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10B हो जाएगा। अब 10B बराबर आपका क्या आ जा रहा है 50 आ जा रहा है, यानी OR B बराबर क्या हो जाएगा 50 बाई 10, यानी 50 बटे 10। ये कटेगा तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, यानी हमें दिन ही निकालना था। दिन हमारा कितना आ जा रहा है 5, पहले भी 5 था फिर 5 आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है कि जमीन में खेती करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए दिन लगेगा बराबर 5 लगेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर। मैं आपको उस बच्चे से मिलाना चाहता हूं जो मुझे बहुत परेशान करता है, वीडियो नहीं बनाने देता है। ये देखिए इससे मैं मिला दूं आपको, बहुत चिल्लाता है, कभी कभी आवाज जो आप सुनते हो रोने का चिल्लाने का, यही वो प्यारा सा बच्चा है मेरा, खूब परेशान करता है। हाय बोलो सबको, हाय हाय कीजिए, सबको हाय बोलिए, हाय हाय
ठीक है, आपको हल्ला नहीं करना है, वीडियो बना रहा हूं ना, सब कोई पढ़ता है। जाइए, तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, वो समझ रहे होंगे स्टूडेंट की सर भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं हूं, देखिए आपका नाम लिख के रखा हूं। ये वो स्पेशल स्टूडेंट है, खास स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब दिया था। सबसे पहले जवाब आया था उन्नति कुमारी का, सेकेंड पोजीशन पे दीपाली रही और थर्ड पोजीशन पे बजरंगी साव का जवाब रहा। ठीक है, ये बजरंगी साव जो है क्लास 8 का स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी ये अभी से ही 10 की शुरुआत, मैंने 10 की पढ़ाई शुरू कर दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप जितना पहले जल्दी शुरू कीजिएगा, जल्द से जल्द शुरू कीजिएगा, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। या आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपका कोई रिश्तेदार या भाई 9 में पढ़ता है, आप उसे जरूर मोटिवेट कीजिए कि आप अभी से कम चैनल के माध्यम से जरूर पढ़ाई करें। घर बैठे सभी के पास तो लगभग स्मार्टफोन हो ही गया, अगर नहीं भी होगा तो हमारे जो मुख्यमंत्री है श्रीमती आपका ममता बनर्जी, वो तो सबको 10-10 हजार रुपया दे ही रही है। क्लास 12 वालों को एक मोबाइल खरीदने के लिए या टैब खरीदने के लिए आप तो सभी के पास जरूर होगा। ठीक है, तो आप क्लास 9 के स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप देखिए मेरे चैनल पे देखने से लाभ ये होगा कि आपको प्रश्न में जो यानी क्वेश्चन होता है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। टाइम काफी लगता है लेकिन कोई बात नहीं, इससे वो भी स्टूडेंट पढ़ पाते हैं जिनके पास बुक नहीं है। यानी क्लास जो 9 का स्टूडेंट है, क्लास 8 का स्टूडेंट है, मेरे चैनल से मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को जानता हूं जो 8 में पढ़ते हैं और वो इस चैनल से 10 की पढ़ाई करते हैं, सवाल बनाते हैं, कमेंट भी करते हैं और सोल्व भी करते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। ये बजरंगी क्लास 8 का स्टूडेंट यानी अभी क्लास 8 में गया है, बहुत अच्छा मैथ सोल्व करता है, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ता है और खुद भी ये अपने से काम करता है। तो आप अपने भाई, अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट कीजिए कि वो लोग अभी से शुरुआत करें। जो 9 में है उसे तो शुरू कर ही देना चाहिए, अभी से 10 की पढ़ाई, काफी लाभ होगा। मैं इसको प्रैक्टिकल किया हूं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला था। ठीक है, तो मैंने नाम बता दिया और आज का प्रश्न आप लोग सुन लीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में आपका नाम जरूर अनाउंस किया जाएगा। आज का जो प्रश्न है ध्यान दीजिए, इतिहास से है। ओके, कि वो कौन सा वीर सैनिक है जिन्होंने सबसे पहले बैरकपुर में 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। ठीक है, बैरकपुर में वो कौन सा वीर सेनानी है जिन्होंने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत कर दिया था 1857 ईस्वी में, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना है जल्द से जल्द। तो चलिए इस सवाल को अब देख लेते हैं, जो हमारा सवाल नंबर 9 है कि गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। यानी एक गोलक है और उसका जो आयतन हो रहा है उसके अर्धव्यास का त्रिघात, माने अगर अर्धव्यास का पावर हम 3 करते हैं और इसका आयतन, ये दोनों सरल समानुपाती में आपस में संबंधित है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन में 1 से 1/2 2 एवं 2 से 1/2 मीटर व्यास के 3 गोलकों को गलाकर एक नया गोलक बनाया गया। देखिए, आप अगर गोलक चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कि छोटे छोटे गोलकों को गलाकर जब बड़ा गोलक बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि सभी छोटे छोटे गोलकों का आयतन निकाला जाता है, उनके आयतन को जोड़ दिया जाता है। जोड़ देने के बाद उसको बड़े गोलक से वहां से अर्धव्यास जो होता है निकल जाता है। जोड़ देने के बाद ये जो चैप्टर नंबर 12 देखे हैं उनको खूब आसानी से ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, यदि गलाने से पहले या बाद में आयतन एक ही रहता है तो नए गोलक का अर्धव्यास परिवर्तन सिद्धांत यानी वेरिएशन के द्वारा आप सोल्व करना है कि अगर उसको गलाया भी गया है तो उनका आयतन क्या रहेगा, सेम ही रहता है, माने कोई नुकसान नहीं होता है गलाने के बाद। तो ये हमें बताना है कि उसका जो नया गोलक बना है उसका अर्धव्यास क्या होगा, इस चीज को हमें बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं कि लिख देंगे कि माना गोलक
का आयतन, माना गोलक का आयतन बराबर भी मान लिया, ठीक है, एवं अर्धव्यास, अर्धव्यास बराबर मैंने आर मान लिया। तो इसमें क्या संबंध है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए इन दोनों में सरल संबंध है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, यानी इसके क्यू से, त्रिघात, त्रिघात माने होता है क्यू, इस तरह। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो और मैंने किया भी, और ये किस चीज में बदल जाता है, प्रोपोर्शनल बराबर में, यहाँ पे के लिखा, आर लिखा, क्यू लिखा, यानी चूंकि के इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट हो गया। ये आपको लिखना होगा हर एक सवाल में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा करेक्शन दिया हुआ है, आपके बुक में यहाँ पे व्यासार्ध लिखा गया है, और व्यासार्ध का मतलब अर्धव्यास होता है, ठीक है। मैं बताया हूं आपका गोलक या शंकु कराते समय कि व्यासार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धव्यास होता है। यहाँ पर आपको करेक्शन करके व्यास कर लेना है अपने बुक में, उसमें मैंने देखा व्यासार्ध लिखा हुआ था। तो सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो हमें अर्धव्यास निकाल लेना होगा, इसलिए तीनों गोलकों का अर्धव्यास, तीनों गोलकों का क्या हो जाएगा, अर्धव्यास बराबर, तीनों गोलकों का अर्धव्यास निकाल लेते हैं। तो तीनों जो छोटे छोटे गोलक हैं हम जो उसका अर्धव्यास निकाल लेंगे, तीनों छोटे, यहाँ पे छोटे लिखोगे तो और अच्छा होगा, छोटे गोलकों का अर्धव्यास। तो चलिए इसका अर्धव्यास जो आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हम यहां पर भी देते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3/2, और इसको अर्धव्यास, ये व्यास है तो बटा 2 कर देना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपका 2 है तो बाई 2 कर देंगे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 1 5, यानी 5/2 बटा क्या हो गया 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 1/2, यानी इसका क्या आ जाना है हमारा, इसको यहाँ पे रखिए, इसका 1 आ गया, ये 5/2 गुणे 1/2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 3 क्या हो गया 4, इसका 1 आया, और इसका क्या आ गया 5/4 आ गया। ये मैं तीनों छोटे गोलकों का ये अर्धव्यास निकाल दिया। देखिए ये व्यास होता है, अगर जो व्यास है अर्धव्यास निकालने के लिए उसको 2 से हमें भाग करना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 से भाग कर दिया, यानी भाग का मतलब बटा होता है। मैं बहुत सारे अपने वीडियो में ये बात बता चुका हूं। उसी तरह इसको भी मैंने 2 से भाग किया, और इसको भी मैंने 2 से भाग कर दिया। और ये 5/2 कैसे आया है, 2 दूनी का 4 और 1 इसमें जुटा तो क्या हो गया 5/2। तो इसको सोल्व करने के बाद देखिए बड़ा बटा किसमें बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। और इसके नीचे क्या है 1 है तो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे, इसी तरह इसको सोल्व किया जाता है। तो देखिए इस सबका अर्धव्यास मैंने निकाल दिया, इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए जी आप यहां तक समझ गए हैं तो इसके बाद वाले स्टेप आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए उसे सोल्व करते हैं। तो हम लिख देंगे कि चूंकि इसलिए दीजिए, इसलिए प्रथम गोलक, यानी ये छोटे गोलक है, प्रथम गोलक का आयतन, प्रथम गोलक का आयतन बराबर हम क्या मान लेंगे, V1 बराबर क्या हो जाएगा के आर, ये क्या है 3। अगर इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा के, इसका आर यानी इसका अर्धव्यास का मान क्या आया है 3/4 का, ये क्या हो गया क्यू, यानी ये फाइनली क्या आ जाएगा के, इसका क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने का मतलब यानी 3 का क्यू और 4 का क्यू, यानी 3 का क्यू यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 नहीं 27 होगा, 3 का 9 9 3 27। अब भाई इसका क्या आ जाएगा 64, 4 का 16 16 का 64। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 27 के बाई क्या हो जाएगा 64 हो गया। उसी तरह इसलिए दूसरे गोलक आयतन लिख सकते हैं, यानी मैं इसको V2 कर दिया बराबर हमारा क्या है KR3,
ठीक है। ये के आर 3 देखिए यहां से आया हुआ है, तो इसको के लिखा, आर का मान यहाँ पे क्या दिया है 1, 1 का क्यूब, यानी यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा, के साथ इंटू होके इसके क्या मान आ जाएगा, सिर्फ के। और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, तीसरे गोलक का, यानी इसका 5/4 है, याद रखना है आपको, मैंने इरेज कर दिया, इसलिए तीसरे वो छोटे गोलक का आपका आयतन क्या हो जाएगा, आप क्या कर दीजिए V3 कर दीजिए बराबर के आर क्यूब, यानी के हुआ, आर का मान कितना आया था 5/4 आया था, इसका क्यूब, यानी अगर 5 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा 125, के लिख दिया, बाई क्या हो जाएगा, ये भी 64 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्टेप को समझ गए होंगे, बहुत आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम इसके अगले स्टेप पर। इसके अगले स्टेप को जल्द से जल्द सोल्व करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। माना नए गोलक का आयतन, नए गोलक का आयतन में, नए गोलक का अर्धव्यास पहले लिख दीजिए, अर्धव्यास बराबर क्या हो गया, बड़ा आर मैंने मान लिया, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि V बराबर बड़ा के, अब बड़ा आर का क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट एटीपी कर दीजिए यहाँ पर, V बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो आयतन है जोड़ दीजिए जल्द से जल्द। ये क्या था, इसका आया था 27, पहले से लिख देते तो अच्छा रहता, यानी V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाता है V3, यानी इधर 1 था 2 था 3 था, इन सबका मान देखिए क्या आया है, के आर 3 आया है बराबर, इसका मान आप पुटअप कर दीजिए 27 के बाई 64 प्लस एक का मान क्या है, सिर्फ के है, अब प्लस एक का मान क्या है 125 के बाई 64 आया है। ओके, फिर वो आर देंगे, के आर ये क्या हो जाएगा 3 बराबर, इसका लॉसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 27 के प्लस ये भी क्या हो जाएगा 64 के, अब प्लस क्या हो जाएगा 125 के हो जाएगा। ओके, फिर मैंने वो आर किया, के आर ये जो आपका 3 हो रहा है, तो चलिए इसको के लिख दीजिए, आर का मान क्या हो गया 3 हो गया बराबर, सबको जोड़िए 5 4 9 9 और 7 मिलकर क्या हो जाएगा 16 की 6 हासिल 2 6 2 8 और 8 2 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 होगा और 1 1 क्या हो जाएगा 2, सब में के है के बाई 64 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला के से ये वाला के कट जाएगा, दोनों तरफ के है तो हम इसको काट सकते हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। अब चलिए मैंने इसे इरेज कर दिया, लाइन काम दिया इधर, तो हमारा मान क्या आया, बड़ा आर क्यू बराबर हमारा मान क्या मिल रहा है 216 बाई 64 आ गया इसका मान, यानी वो आर बराबर, यानी ये बड़े क्यू का अर्धव्यास हो रहा है, क्यू है तो यहाँ पे 216 बाई क्या हो जाएगा 64 का ये आ गया 3, यानी इसका क्यू निकालना है, तो ये 216 किसका क्यू होता है आप निकाल सकते हैं, मैं वीडियो लंबा हो रहा हूं, आप जानते भी होंगे इसको निकालना। इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई थिंक इसका 6 आ जाएगा, 36 हाँ 6 बाई, और ये क्या होता है 4 होता है, और ये दोनों कटेगा, यानी बड़ा आर का जो आर आएगा इसका मान 2 से कटेगा 3 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी यही इसका क्या हो जाएगा अर्धव्यास हो जाएगा। इसलिए बड़े गोलक का अर्धव्यास, बड़े गोलक का क्या हो गया अर्धव्यास बराबर हमारा आ गया 3/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो आप इसे जरूर समझे होंगे, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो लंबा भी हो गया है, अगर वीडियो अच्छा लगा मेरा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।